आपके सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है व्रत की अभ्यास 14 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 14 ए का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर हमको इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न संख्या 1 में पहला सवाल हमको दिया गया है, व्रत का केंद्र। इस चित्र में हमको देखकर बताना है कि व्रत का केंद्र क्या होगा। तो जहां पर हम देखिए व्रत बनाते समय जब हम प्रकार की नोक को जहां पर रखते हैं वही बिंदु कहलाता है व्रत का केंद्र। तब व्रत के मध्य का जो बिंदु होता है, बीचों बीच का जो बिंदु होता है जहां पर प्रकार की हम नोक रखते हैं वही बिंदु कहलाता है व्रत का केंद्र। तो इस चित्र में देखिए मध्य का बिंदु है यहाँ पर ओ। ओ जो है इस व्रत का केंद्र है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ओ। ओ जो है इस व्रत का केंद्र है। दूसरा सवाल है, तीन त्रिज्याओं के नाम। इस चित्र को देखकर बताने, चित्र में हमको बताना है तीन त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए त्रिज्या क्या होती है पहले ये समझते हैं। व्रत की परिधि, ये जो गोल घेरा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं व्रत की परिधि। तो परिधि और व्रत के केंद्र के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या। तो व्रत की परिधि पर यहाँ पर एक बिंदु बी है। तो ओ से बी तक की ये जो न्यूनतम दूरी है ओ बी, इसका नाम हम लिखेंगे ओ बी, यही कहलाएगी व्रत की त्रिज्या। और एक ही व्रत की सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है, सभी त्रिज्याओं की माप बराबर होती है। इसी प्रकार व्रत की परिधि पर एक बिंदु डी है, तो ओ से ये डी तक की जो ये न्यूनतम दूरी है यह भी कहलाएगी व्रत की त्रिज्या। एक बिंदु व्रत की परिधि पर सी है, तो केंद्र ओ से सी तक की जो ये न्यूनतम दूरी है यही कहलाएगी व्रत की त्रिज्या। तो तीन त्रिज्याओं के नाम हमको लिखने हैं। पहली त्रिज्या हो जाएगी ओ बी, ओ बी एक व्रत की त्रिज्या है। ओ डी भी व्रत की त्रिज्या है और ओ सी भी इस व्रत की एक त्रिज्या है। किसी एक व्रत की सभी त्रिज्याओं की माप बराबर होती है। तो ये ओ बी, ओ डी और ओ सी सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होगी। अब यहां पर देखिए तीसरा सवाल, एक व्यास का नाम। एक व्यास का नाम हमको लिखना है। व्यास वह रेखा होती है जो व्रत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, या व्यास व्रत की वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। तो देखिए व्रत की परिधि पर दो बिंदु हैं, जैसे एक बी और एक बिंदु सी। उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक रेखाखंड खींचे, अगर ये रेखाखंड बिंदु ओ से व्रत के केंद्र से होकर जाएगा, तब इस रेखाखंड को हम कहते हैं व्रत का व्यास। व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाता है उसी को हम कहते हैं व्रत का व्यास। तो यहाँ पर व्रत पर स्थित दो बिंदु हैं, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी। इन दोनों को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है बीसी, ये व्रत के केंद्र ओ से होकर जा रहा है, इसलिए इस रेखाखंड को हम कहेंगे व्रत का व्यास। तो यहाँ पर लिख देते हैं व्यास है व्रत का बीसी। अब अगला सवाल देखिए, दो जीवाओं के नाम लिखने हैं हमको। अब पहले समझते हैं व्रत में जीवा किसको कहते हैं। व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए व्रत की परिधि पर ये दो बिंदु है सी और डी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है सी डी, ये व्रत का जीवा कहलाएगा। तो एक जीवा तो हो जाएगा व्रत का सी डी। इसी प्रकार देखिए इस चित्र में एक बिंदु व्रत की परिधि पर ए है, दूसरा बिंदु बी है। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वही कहलाता है व्रत का जीवा। ए भी यहाँ व्रत का दूसरा जीवा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु। इस चित्र के अंत्य क्षेत्र में हमें एक बिंदु का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए अंत्य क्षेत्र का मतलब होगा व्रत की परिधि के अंदर के क्षेत्र में। देखिए इस गोल घेरे के अंदर अगर कोई बिंदु है उसको हम अंत्य क्षेत्र का बिंदु कहेंगे। तो इस गोल घेरे के अंदर एक बिंदु है ई जो व्रत के अंत्य क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु ई जो है व्रत के अंत्य क्षेत्र में स्थित है। अब अगला सवाल है, बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। तो व्रत के गोले, देखिए इस परिधि के बाहर का जो ये क्षेत्र है, इस गोल घेरे के बाहर का जो क्षेत्र है वह बाह्य क्षेत्र कहलाता है। तो इस गोले के बाहर हमको यहाँ पर इस चित्र में कोई बिंदु यहाँ पर दिया नहीं गया है। देखिए एच वाला बिंदु इस गोले के ऊपर है। ये बिंदु ए बी सी और डी ये सभी बिंदु व्रत के ऊपर स्थित है। बिंदु ई व्रत के अंदर स्थित है। व्रत के बाहर की ओर बाह्य क्षेत्र में यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है। तो व्रत के बाह्य क्षेत्र में यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, इसलिए इसके उत्तर में हम लिख देंगे कोई बिंदु नहीं है। तो व्रत के बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर।
तो इसलिए हम एक बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि इस वृत्त के बाह्य क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी बिंदु नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, चार चाप के नाम हमको लिखने हैं, दो लघु चाप और दो दीर्घ चाप के नाम हमको लिखने हैं। देखिए पहले समझते हैं चाप क्या होता है। वृत्त की परिधि के भाग को, एक भाग को हम चाप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है, ये गोल घेरा जो है, वृत्त की परिधि पर अगर हम दो बिंदु लें, एक बिंदु है ए बी, देखिए तो ए से बिंदु बी तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं परिधि के द्वारा। देखिए एक रास्ता तो ये है छोटा वाला, ए से बी की ओर चले जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है, इस प्रकार घूमकर। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो भागों में बांट देते हैं, एक छोटे भाग में और एक बड़े भाग में। तो बड़े वाले भाग को हम बोलते हैं दीर्घ चाप और छोटे वाले भाग को हम बोलते हैं लघु चाप। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो भागों में बांट देते हैं। तो जो छोटा भाग रहता है वृत्त की परिधि का, उसको हम बोलते हैं लघु चाप, और जो बड़ा वाला भाग रहता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। तो हमको इस चित्र में, इस सवाल में चार चाप के नाम लिखने हैं, दो उनमें से लघु होने चाहिए, दो दीर्घ। तो पहले हम दो लघु चाप के नाम लिख देते हैं, दो लघु चाप। देखिए लघु चाप यहाँ पर कौन से होंगे, एक तो होगा ये वाला ए बी। ए बी जो है इस वृत्त का एक लघु चाप है, एक तो है ए बी। दूसरा लघु चाप यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए एक लघु चाप यहाँ पर हो जाएगा ए सी। देखिए ए सी वाला जो चाप है ये भी लघु चाप कहलाएगा। और जो ए से ये डी एच सी की तरफ होकर जब आएंगे हम बिंदु सी पर, तो ये बड़ा भाग होगा, तो ये इसका कहलाएगा दीर्घ चाप। तो एक चाप हमारा हो गया ए बी, दूसरा चाप है यहाँ पर ए सी। ये हो गए दो लघु चाप। अब हमको लिखने हैं दो दीर्घ चाप। तो लिखते हैं दो दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, देखिए ए बी जो था वह लघु चाप था, तो इसके संगत जो दीर्घ चाप होगा वह रहेगा ए सी एच डी बी। देखिए लघु दीर्घ चाप है ए सी एच डी और बी, ये है लघु चाप। उसके बाद दूसरा लघु चाप देखते हैं। देखिए एसी जो था यह लघु चाप था, इसके संगत जो दीर्घ चाप होगा वह रहेगा ए बी डी एच सी। तो लिखेंगे ए बी डी एच सी। तो ये हो गए दो दीर्घ चाप। वृत्त की परिधि के वृत्त की परिधि पर अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटते हैं, एक छोटे भाग में एक बड़े भाग में। तो छोटे भाग को हम बोलते हैं दीर्घ चाप, लघु चाप, और बड़े भाग को हम बोलते हैं दीर्घ चाप। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो लघु चाप यहाँ पर हो गए, एक तो ए बी और एक हो गया ए सी। तो इनके संगत देखिए ए बी के संगत जो दीर्घ चाप रहेगा वह रहेगा ए से, देखिए बी तक जाने का ये दीर्घ चाप वाला रास्ता जो होगा ए सी एच डी बी, ये हो गया दीर्घ चाप ए बी के संगत। अब जो चाप ए सी था ये हमारा लघु चाप था, इसके संगत जो दीर्घ चाप रहेगा वह रहेगा ए बी डी एच और सी, ये हो गया दीर्घ चाप। तो इस सवाल में हमको दो लघु चाप और दो दीर्घ चाप के नाम हमको लिखने थे, वो हमने लिख दिए हैं। अब अगला सवाल देखिए, एक अर्धवृत्त का नाम हमको लिखना है। अर्धवृत्त का नाम, अर्धवृत्त का मतलब, देखिए अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को दो, देखिए वृत्त का जो व्यास होता है वह उसको दो भागों में बांटता है, दो अर्धवृत्त में बांट देता है। तो बीसी देखिए वृत्त का क्या था, इसका व्यास था, तो ये व्यास वृत्त को दो दो भागों में बांट रहा है। तो ये दोनों भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त। तो एक भाग इसका तो रहेगा, देखिए एक भाग तो ये हो गया बी ए सी, ये भी एक अर्धवृत्त है, और बी डी सी ये भी एक अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे अर्धवृत्त, कोई से एक अर्धवृत्त का नाम हमको यहाँ पर लिखना है, तो हम लिखते हैं अर्धवृत्त बी ए सी। बी ए सी, इस चित्र में एक अर्धवृत्त है बी ए सी, हमको एक ही अर्धवृत्त का नाम यहाँ पर लिखना था। तो प्रश्न संख्या एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दो पर। प्रश्न संख्या दो में कहा गया है, पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को देखकर हमको
इस प्रश्न में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है। देखिए पहला प्रश्न है, तीन त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो इस चित्र में हमको तीन त्रिज्याओं के नाम बताने हैं। तो त्रिज्या वह रेखाखंड होता है वृत्त की परिधि और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। ये यहाँ पर O पर वृत्त का केंद्र है और ये परिधि पर बिंदु C है। तो O से ये C तक की जो दूरी है ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार वृत्त की परिधि पर एक बिंदु B है, तो केंद्र O से B तक की जो न्यूनतम दूरी है इसी को हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। और बिंदु ए भी वृत्त की परिधि पर स्थित है, वृत्त के केंद्र से ए तक की जो दूरी है ये भी कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो पहले सवाल में हमको तीन त्रिज्याओं के नाम लिखने थे। तो एक त्रिज्या है ए ओ ए, दूसरी त्रिज्या ओ बी और तीसरी त्रिज्या है ओ सी। ओ ए, ओ बी और ओ सी। अगला सवाल है, तीन जीवाओं के नाम बताने हैं हमको। देखिए जीवा का मतलब होता है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, तो ए बी कहलाएगा वृत्त का एक जीवा। एक तो हो गया ए बी। फिर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु यहाँ पर बी और सी हैं, तो बी और सी को मिलाने वाला ये रेखाखंड वृत्त का कहलाएगा जीवा बी सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए है एक बिंदु सी है, उन दोनों को मिलाने वाला ये रेखाखंड भी कहलाएगा वृत्त का जीवा। और वृत्त का वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से भी होकर जाता है उसी को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं उनके नाम भी लिखिए। वृत्त में इस चित्र में हम यहाँ पर कितने व्यास हैं उनके नाम हमको लिखने के लिए कहा गया है। तो वृत्त का वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ बिंदु ए है और बिंदु सी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखाखंड खींचा गया है एसी, ये वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहा है, इसलिए इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। तो इस चित्र में केवल एक ही ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है और उसके दोनों अंतःसिरे वृत्त की परिधि पर स्थित है। केवल एक ही रेखाखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त के कितने व्यास हैं? केवल एक व्यास है, और उस व्यास का नाम हम लिखेंगे, एक व्यास है इस चित्र में और उस व्यास का नाम है ए सी। ए सी व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही होती है, और इसमें एक विशेषता होती है, यह वृत्त की वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो AC एक ही व्यास है इस दिए गए चित्र में। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस चित्र में कहा गया है कि जो बिंदु O है ये वृत्त का केंद्र है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नांकित अंकों को विशिष्ट नाम दे। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है, इस चित्र में दिए गए अंगों के विशिष्ट नाम हमको देने के लिए कहा गया है। यहां पर बोला गया है रेखाखंड ओ ए। देखिए रेखाखंड ओ ए का नाम इस चित्र में क्या है? तो जो रेखाखंड ये ए ओ जो रेखाखंड है, ये ओ ए वाला जो रेखाखंड है, देखिए ओ तो वृत्त का केंद्र है और ए बिंदु वृत्त की परिधि पर है। तो केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड कहलाता है उसी को हम कहते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो रेखाखंड ओ ए जो है इस चित्र में वह वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, रेखाखंड ए बी और सी डी। देखिए ए बी वाला जो रेखाखंड है, वृत्त की ए वृत्त की परिधि पर स्थित है, बिंदु बी भी वृत्त की परिधि पर स्थित है, और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। ऐसी सी और डी भी जो है, देखिए एडी जो ए बी वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त का जीवा कहलाएगा, और बिंदु सी और बिंदु डी जो है ये भी वृत्त की परिधि पर स्थित है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते समय ये जो रेखाखंड यहाँ पर खींचा गया है ये वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहा है, इसलिए इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। तो जो रेखाखंड ए बी है, देखिए रेखाखंड ए बी जो है वह वृत्त का जीवा है, और जो रेखाखंड सी डी है यहाँ पर,
सी डी बिंदु सी और डी को मिलाते हुए रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए इस जीवा को हम वृत्त का कहते हैं व्यास। ये वृत्त का व्यास है सी डी। अब अगला सवाल है चाप सी बी डी। देखिए चाप है सी बी और डी। आप देखेंगे बिंदु सी और डी को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है वृत्त का व्यास है, और जो ये प्रश्न में नाम हमको दिया गया है जो चाप है सी बी डी, तो वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो अर्धवृत्त में विभाजित करता है। तो ये सी डी देखिए, सी डी के सिरों से जो एक भाग बना है, सी डी वृत्त का क्या है, व्यास है। तो व्यास से ऊपर का हिस्सा एक अर्धवृत्त होता है, व्यास से नीचे का एक हिस्सा एक अर्धवृत्त होता है। तो यहाँ पर चाप सी बी डी की बात की गई है, तो चाप सी बी डी जो है एक अर्धवृत्त को बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी चाप सी बी डी जो है वह अर्धवृत्त है, कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में विभाजित करता है। तो इस व्यास सी डी से ऊपर का हिस्सा जो ये सी बी डी चाप वाला हिस्सा है, और इस व्यास सी डी के जो बीच का हिस्सा है, ये एक अर्धवृत्त है। तो यहां पर हमने लिखा चाप सीबीडी जो है इस चित्र में अर्धवृत्त है। अब चाप सी ए डी के बारे में हमसे पूछा गया है, सी ए डी ये भी जो है देखिए चाप सी ए डी, और इसके जो सिरों से जाने वाला जो रेखाखंड है ये वृत्त का व्यास है सी डी। तो सी डी और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये भी कहलाएगा अर्धवृत्त। चाप सी ए डी जो है ये भी है एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको एक चित्र दिया गया था, और इस चित्र में जो रेखाखंड दिए गए हैं उनके विशिष्ट नामों को हमको लिखना था। तो रेखाखंड ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, रेखाखंड ए बी वृत्त की जीवा है, यहाँ पर जीवा लिखना था हमको, और रेखाखंड सी डी जो है वह वृत्त का व्यास है। चाप सी बी डी एक अर्धवृत्त है, और चाप सी ए डी भी एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। अब हमको प्रकार की सहायता से दी गई त्रिज्या के वृत्त खींचने के लिए कहा गया है। तो पहला वृत्त हमको खींचना है जिसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम प्रकार और पटरी लेंगे। तो ये आ गई पटरी हमारी, पटरी की सहायता से हम प्रकार में, इस पटरी की सहायता से प्रकार में हम 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु जीरो पर, प्रकार की नोक को बिंदु जीरो पर रखेंगे अपने पटरी में, और इस प्रकार को की नोक को फैलाकर उसके बीच में प्रकार की नोक को हम रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए यहाँ पर 4 के बाद छोटे छोटे 5 खाने के बाद, तो ये हो जाएगा 4.5। अब 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हमने इस प्रकार में भर लिया है। अब प्रकार की सहायता से हम एक यहाँ पर वृत्त की रचना कर देंगे। ये हमारा बन गया है वृत्त। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हम यहाँ पर आई है। देखिए जो वृत्त हमने यहाँ पर बनाया है इसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। प्रकार और पेंसिल के नोक के बीच की जो दूरी होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम रख लेते हैं ओ। और वृत्त की परिधि पर अगर हम एक बिंदु यहाँ पर ले ए, ओ से ए तक की जो ये दूरी है ये यही है वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक यहाँ पर वृत्त खींच दिया है। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल है जिसकी त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर। अब हम पटरी की सहायता से प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु जीरो पर, ठीक है, जीरो पर रखेंगे।
और पेंसिल की नोक को हम रखेंगे 3.2 पर पटरी पर। 3 के बाद 2 छोटे-छोटे देखिए ये 3.1 और उसके बाद आ जाएगा 3.2। अब हमने प्रकार में जो दूरी भरी है वह है 3.2। अब प्रकार की सहायता से हम एक चाप यहाँ पर एक वृत्त खींच देंगे और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 3.2 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P और वृत्त की परिधि पर बिंदु Q। तो P से Q तक की जो दूरी है यह है 3.2 सेंटीमीटर, जो इस वृत्त की त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 4 में हमको दी गई त्रिज्या के वृत्त यहाँ पर बनाने थे। हमने पटरी और प्रकार की सहायता से दी गई त्रिज्या के वृत्त बना दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। अब हमको देखिए प्रकार की सहायता से दिए गए व्यास के वृत्त खींचने हैं। अब हमको वृत्त के व्यास की माप दी गई है और उसकी सहायता से वृत्त खींचने के लिए कहा गया है। जैसे प्रश्न संख्या 1 में हमको जो व्यास दिया गया है इस वृत्त का वह है 7.6 सेंटीमीटर। अब व्यास की सहायता से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है या व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जब हमको व्यास दिया गया है और त्रिज्या पहले हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि चित्र वृत्त जब हम बनाएंगे वहां पर प्रकार में हम वृत्त की त्रिज्या के बराबर दूरी भरते हैं। तो यहाँ पर व्यास हमको दिया गया है, इसकी सहायता से पहले हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, इसलिए व्यास 7.6 को हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 तिया 6 दशमलव लगेगा, फिर ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो 3.8 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह आ गई है 3.8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या का हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। उसके लिए पहले हम एक पटरी लेंगे और एक प्रकार लेंगे और इस प्रकार की नोक को रखेंगे पटरी के बिंदु 0 पर और इसमें 3.8 की दूरी भर लेंगे। 3 तो यहाँ पर है और उसके बाद छोटे छोटे 8 डंडों के पर यहाँ पर ये हो गया 3.8। अब हमने प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर भर ली है। अब प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त का निर्माण यहाँ पर कर देंगे और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर यह है इस वृत्त की त्रिज्या। तो प्रश्न में हमको व्यास दिया गया था, व्यास की सहायता से हमने पहले वृत्त की त्रिज्या निकाली। व्यास की आधी होती है वृत्त की त्रिज्या, उस त्रिज्या का हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया है। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में यहाँ पर हमको वृत्त का जो व्यास दिया गया है उसकी माप बताई गई है 10 सेंटीमीटर। अब व्यास हमको दिया गया है, हम ज्ञात कर लेंगे वृत्त की त्रिज्या को। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास के आधी होती है वृत्त की त्रिज्या। तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो आ गया है 5 सेंटीमीटर। तो 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। अब प्रकार और पटरी की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर बना लेंगे। तो प्रकार की नोक को रखते हैं 0 पर और पेंसिल को में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पर दूरी ले लेते हैं। प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर हमने भर ली है। अब प्रकार की सहायता से हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का निर्माण कर देंगे। तो ये आ गया है वह वृत्त जिसका व्यास तो 10 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में दिए गई व्यास की माप के आधार पर हमने वृत्त का निर्माण यहाँ पर कर दिया है।
प्रश्न में हमसे कहा गया था कि वृत्त का व्यास दिया गया है, उसकी सहायता से वृत्त का निर्माण, वृत्त को हमको खींचना है। तो व्यास की सहायता से हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की और फिर उस त्रिज्या का वृत्त बना दिया। व्यास की सहायता से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की और उसकी सहायता से फिर हमने त्रिज्या की मदद से हमने उस त्रिज्या का वृत्त यहाँ पर बना दिया है। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न में यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की माप हमको दी गई है और वृत्त का व्यास की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो प्रश्न में यहाँ पर हमको त्रिज्या की जो माप दी गई है वह दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास, तो जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या का जो मान दिया गया है वह है 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 का 2 गुना कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। या आप गुणा कर सकते हैं, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो 4.5 सेंटीमीटर का दुगना हो जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमको। देखिए किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए हमसे कहा गया है और वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। फिर वृत्त 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 पर हमको कोई दो बिंदु लेने हैं, एक P और एक Q, फिर उनको मिला देना है। अब हमको बताना है कि क्या बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु वृत्त के वृत्त पर होते हैं, वृत्त के बाहर होते हैं या वृत्त के अंदर होते हैं। तो पहले हम कोई भी त्रिज्या का एक यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। तो जैसे हमने ये वृत्त बना लिया है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है, पहले बोला था वृत्त किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हमने किसी त्रिज्या का ये वृत्त यहाँ पर खींच दिया है। अब वृत्त पर कोई दो बिंदु हमको P और Q लेने हैं। तो वृत्त पर जैसे हमने ये दो बिंदु P और ये दूसरा बिंदु Q ले लिया है। अब इनको हमें मिलाने के लिए कहा गया है। फिर तो P से Q को हमने मिला दिया। फिर आगे हमसे पूछा है बताइए क्या बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु वृत्त पर हैं। देखिए P और Q वाला जो बिंदु है ये वृत्त पर स्थित है। अब तो प्रश्न में हमसे कहा है P और Q को तो छोड़ देना है, उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसके जो बिंदु होंगे यहाँ पर इस रेखाखंड पर अनंत बिंदु होंगे, पर ये सभी बिंदु वृत्त के अंदर आएंगे। वृत्त के जो इस रेखाखंड के जो अंत्य बिंदु है P और Q वो तो वृत्त पर स्थित है। तो प्रश्न में हमसे पहले ही कह दिया गया है रेखाखंड PQ के जो अंत्य बिंदु है P और Q को छोड़कर इस रेखाखंड के जितने भी बिंदु हैं वे क्या वृत्त पर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है या वृत्त के अंदर स्थित है। तो इस रेखाखंड के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वह इस वृत्त के इस गोल घेरे के अंदर ही होंगे, वृत्त के अंदर स्थित है। तो ये तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उस रेखाखंड के जो सभी बिंदु हैं, तो केवल इन दो अंत्य बिंदुओं को छोड़कर वे सभी बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होते हैं, ना कि बाहर और ना वृत्त के ऊपर। तो रेखाखंड को इस रेखाखंड PQ के सभी जो अंत्य बिंदु सभी बिंदु जो हैं इस रेखाखंड के वे सभी इस वृत्त के अंदर हैं। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमको बताना है कि प्रश्न संख्या 8 में दिए गए कथन जो है वो सत्य है या गलत है। तो पहला कथन है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। देखिए जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह वृत्त की जीवा नहीं होती है। वृत्त की जीवा, देखिए जो वृत्त है बीच में वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र और परिधि के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको तो हम कहते हैं त्रिज्या। और जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको बोलते हैं जीवा। तो अगर हम इस त्रिज्या की बात करें तो इस त्रिज्या का एक बिंदु तो वृत्त की परिधि पर होता है पर दूसरा बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है। इस त्रिज्या का जो दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो वृत्त की परिधि पर रहता है, दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर रहता है। तो ये थी त्रिज्या। और जीवा के दोनों सिरे जो होते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं।
तो ये कथन तो हो जाएगा असत्य, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वृत्त की जीवा नहीं होती है, और यहाँ पर कहा गया है वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, तो ये कथन है यहाँ पर गलत। तो लिख देंगे हम यहाँ पर असत्य। अब दूसरा कथन है वृत्त का जो व्यास है वृत्त की जीवा होती है। वृत्त का व्यास देखिए, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो जो वृत्त का व्यास होता है उसी को हम वृत्त की जीवा भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवा के दोनों अंत्य बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और व्यास के भी दोनों अंत्य बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है। और व्यास में एक खासियत होती है कि अंत्य बिंदु वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का जो जीवा है वह जरूरी नहीं है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाए, पर उसके दोनों अंत्य बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। तो वृत्त का व्यास भी वृत्त की एक जीवा ही होता है। तो यह कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। अब तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन है यहाँ पर वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये कथन यहाँ पर सत्य है। तो वृत्त की जितनी भी जीवाएं होती हैं उन जीवाओं में जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कथन नंबर तीसरा यहाँ पर सत्य है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, और प्रश्न संख्या 9 इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। तो इस वृत्त की त्रिज्या नापकर हमको लिखने के लिए कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है एक रेखाखंड ए बी हमको खींचना है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम पटरी की सहायता से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देंगे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 4 पर रोक देंगे। ये हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक यहाँ पर रेखाखंड यहाँ पर हमने यहाँ पर खींच दिया है। इसके सिरे पर बिंदु ए लिख लेते हैं, दूसरे सिरे पर बिंदु बी, और इस रेखाखंड की लंबाई है 4 सेंटीमीटर है इस रेखाखंड की लंबाई। अब आगे प्रश्न में कहा है बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार हमको खींचना है जो बिंदु बी से होकर जाए। अब हम प्रकार लेंगे और प्रकार को रखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर रखेंगे, और बिंदु ए पर प्रकार को इस रखकर हमको इस प्रकार वृत्त को खींचना है जो इस बिंदु बी से होकर जाए। तो बिंदु बी पर हम प्रकार की नोक रख देंगे, क्योंकि जो हमको वृत्त खींचना है वह इस बिंदु बी से होकर जाना चाहिए। तो वृत्त की परिधि पर यह बिंदु स्थित होगा। तो यहां पर हमने वृत्त ए को केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त यहां पर खींच दिया है जो बिंदु बी से होकर जा रहा है। अब प्रश्न में आगे कहा है इस वृत्त की त्रिज्या नापकर हमको बतानी है कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, क्योंकि वृत्त प्रकार जब हमने इस वृत्त को बनाया है तो प्रकार की जो नोक थी बिंदु ए पर थी। तो इस बिंदु ए जो है वह इस वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र से परिधि पर एक बिंदु बी है। तो उनके बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है ए बी, इसी को तो वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या ए बी जो है वह 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर 4.0 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, क्योंकि ए जो है वृत्त का केंद्र है और बी बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ए से बी तक की जो दूरी है यही वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और इस रेखाखंड की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर थी। तो वृत्त की त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर ही है। तो प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 14 ए कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 14 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 14 बी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।